नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 4 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं है। मगर गोदी मीडिया की रिपोर्ट देखिए तो 100 में से 100 एंकरों के पास एक ही काम है, एंटी मुस्लिम नफरत का माहौल बनाए रखना। दूसरी तरफ सरकार है जिसके बयानों और प्रचार में इतनी गलतियां और झूठ निकल आते हैं कि उनकी पोल खोलने में ही दिन गुजर जाता है। बुलंदशहर की घटना पर गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग शर्मनाक है तो 28 मई को संसद के उद्घाटन के समय झूठ का जो प्रपंच रचा गया वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। एक पैटर्न है, आप मुसलमान से नफरत करें, इसके लिए तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं, और आप हिंदू होने पर गौरव करें, इसके लिए भी इन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। खासकर सेंगोल मामले में हिंदू की आज की रिपोर्ट देखेंगे तो मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। पहले हम बुलंदशहर की घटना को लेकर बात कर लेते हैं। आज तक और जी जैसे न्यूज चैनलों पर इसका जिस तरह से कवरेज हुआ है, इस पर आप अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा का वीडियो जरूर देखिए। अजीत अंजुम ने बुलंदशहर की घटना को लेकर गोदी एंकरों की एक एक बात की पोल खोली है, विस्तार से बताया है कि गोदी एंकरों ने बुलंदशहर की घटना को लेकर जहर फैलाने की कोशिश की। आज तक के शो में चालाकी से इसे मुस्लिम समुदाय और धर्मनिरपेक्षता पर उठाए जाने वाले बोगस सवालों से जोड़ दिया गया, जबकि पुलिस की जांच उस वक्त चल रही थी। अब वो एंकर कह रहा है कि बुलंदशहर में लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हिंदुओं ने हमला कर दिया। एक शहर के लोग क्या क्या कल्पना कर लेंगे एंकर को पता चल जाता है। बेरोजगार क्या कल्पना कर रहा है घर बैठकर, बस इसका पता नहीं चलता। शुक्र है कि बुलंदशहर की पुलिस ने तुरंत ही मामले का पता लगा लिया, वरना इस एंकर ने खुद से कल्पना कर ली थी कि यह काम मुसलमानों का होगा। आप उसके शो का वीडियो देख सकते हैं। YouTube के कॉपीराइट के नियम ही कुछ ऐसे हैं कि हम उसका वीडियो नहीं दिखा सकते। कभी ये एंकर खुद कल्पना करता है और बोलने लग जाता है कि ऐसी घटना होती है तो शक तो यही होता है दूसरा समुदाय होगा। इसके शक की इंतहा नहीं, इसे यह शक नहीं होता कि कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। पुलिस की जांच रिपोर्ट आई तो यह एंकर कल्पना करने लगा कि बुलंदशहर के लोग क्या कल्पना कर सकते हैं और क्या कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिन भर हिंदू मुस्लिम करने से दिमाग इसी तरह से सोचने लग जाता है। एंकर की भाषा, कार्यक्रम में चलने वाली पट्टियां और शब्दों को गौर करेंगे तो साफ दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट की निरंतर चेतावनी के बाद भी गोदी मीडिया के रुख में बदलाव नहीं आया है। बुलंदशहर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गोदी एंकरों की पोल खोल दी है। हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय, इन चारों को बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने शराब के नशे में 17 मूर्तियों को खंडित कर दिया ताकि इन्हें बदला जा सके। इन्हें तोड़ने की साजिश हरीश के घर पर रची गई। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने पुलिस की 5 टीमें बना दी और हर तरह से जांच में जुट गए। अब पकड़े गए हैं तो गोदी एंकरों को सफाई देते नहीं बन रही है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हमसे एक गलती हो जाती है किसी वीडियो में तो तनाव हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, मगर ये जानबूझकर गलती करते हैं तो भी इन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण इन्हें हासिल है। ऐसे नकारे पत्रकारों की सोहबत में सरकार ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि दुनिया भर में खराब कर ली है। आप हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों और गोदी एंकरों से सावधान रहिए जो हर बात में नफरत की संभावना खोजने लग जाते हैं। इन चैनलों के पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, रिपोर्टर होते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन का बजट होता है और बुलंदशहर दिल्ली के पास है। इसके बाद भी गोदी एंकर कल्पना के आधार पर एंकरिंग करता है। 2014 के पहले का भारत होता तो ये थोड़ा रुकते, चैनल का संपादक थोड़ा झिझकता, पता करता, दोबारा चेक करता,
लेकिन अब इनका काम ही यही है कि किसी तरह एंटी मुस्लिम एजेंडे को चलाते रहना है। खोजो एंगल कहीं से भी लाओ, ताकि कमजोर दिल वाले लोगों को लगे कि धर्म युद्ध चल रहा है और ये एंकर बचाने वाले हैं। इन एंकरों ने मणिपुर को लेकर कितना कवरेज किया, जहां महीने भर से हिंसा और विस्थापन का तांडव जारी है। कुकी जनजाति के लोग जो अल्पसंख्यक हैं, परेशान हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। उसे लेकर इन्हें कोई कल्पना नहीं होती है। लेकिन जब पुलिस ने मंदिर की घटना का पर्दाफाश कर दिया तो मीडिया के लिए हरीश, शिवम, केशव और अजय का कथित अपराध सामान्य हो गया। अब यह खबर गायब सी हो गई है या अखबारों के भीतरी पन्ने पर छपकर रह गई है। बुलंदशहर और आसपास के जिलों के लिए यह घटना बड़ी है, लेकिन वहां से निकलने वाले शायद ही किसी अखबार के पहले पन्ने पर इसे बड़ा करके छापा गया है। क्या इसलिए कि अब अपराधी का धर्म दूसरा निकल गया है? शिवम की जगह किसी और धर्म का अपराधी होता तो यही खबर और पुलिस की जांच पहले पन्ने पर आग उगल रही होती। हमने बुलंदशहर और हापुड़ के कुछ अखबारों में इस खबर को देखा कि किस तरह से छापा गया है। किसी अखबार में पेज नंबर 3 पर यह खबर है, तो कहीं पेज नंबर 4 पर है, कहीं पेज नंबर 6 पर है और कहीं किनारे 2 लाइन में। यानी जिस जिले और आसपास की यह खबर है, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गोदी मीडिया नफरती बवाल मचा रहा था, उसे अखबारों ने भीतर ही सरका दिया ताकि कम लोगों का ध्यान जाए। भीतर के पन्नों पर दुबकी हुई इस घटना की खबर से आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसे लेकर गोदी मीडिया के एंकर एंटी मुस्लिम एजेंडा देश भर में परोस चुके हैं। अगर इन अपराधियों के मुस्लिम नाम होते तब भी क्या यही अखबार इन खबरों को भीतर के पन्ने पर छापते या पहले पन्ने पर छाप रहे होते? इस एंगल से इन खबरों को देखेंगे तब समझ में आएगा कि अखबार पढ़ने से अखबार पढ़ना नहीं हो जाता है। इन अखबारों को कम से कम पहले पन्ने पर प्रमुखता से यह खबर छापनी थी ताकि जिले के लोग सतर्क हो जाते कि गोदी मीडिया उनके जिले में सांप्रदायिक तनाव और आग फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह का खेल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चलता रहता है। बालेश्वर में रेल दुर्घटना होती है और किसी मुस्लिम नाम वाले व्यक्ति को फरार बताकर व्हाट्सएप मैसेज घुमाया जाने लगता है। हालत यह हो गई है कि अफवाह और खबर में फर्क मिट चुका है। आप कितनी बातों का पता रखेंगे या लगाएंगे, इसलिए ये लोग समय समय पर यही काम दोहराते रहते हैं और आप इस चक्र में फंसे रह जाते हैं। आपको किस गोदी मीडिया ने बताया कि शरीफ नाम के मुस्लिम स्टेशन मास्टर के फरार होने की खबर गलत है? ऑल्ट न्यूज के लिए दिशानी भट्टाचार्य और ईशान भट्टाचार्य ने बताया कि राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के प्रमुख बताने वाले विवेक पांडे ने बाकायदा ट्वीट किया है कि स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ है और फरार है। खैर विधानसभा के बीजेपी आईटी प्रमुख मानवेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि सुना है जांच के आदेश के बाद शरीफ नाम का स्टेशन मास्टर गायब हो चुका है। इस कौम के साथ यही समस्या है। कहां कहां किस स्तर पर यह अफवाह पहुंची होगी अंदाजा नहीं। हम इस स्तर पर आ गए हैं कि हिंदू नाम वाले स्टेशन मास्टर की लापरवाही को केवल लापरवाही मानते हैं और मुस्लिम नाम वाले स्टेशन मास्टर को कौम से जोड़ दे रहे हैं, जबकि खबर ही गलत है कि वहां पर शरीफ नाम का कोई स्टेशन मास्टर है। घटना के समय वहां के स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती थे और वो फरार नहीं है, जांच में सहयोग कर रहे हैं। मगर मानवेंद्र सिंह और विवेक पांडे जैसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्थानीय स्तर पर अपराधी भी अब समझने लगे हैं कि जनता इससे भड़क सकती है, तो दो समुदायों में झगड़ा कराने के लिए कई बार ऐसे मौकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर आप अब भी नहीं सुधरे तो किसी मामूली घटना के बहाने आपस का भाईचारा और शहर की शांति मिट जाएगी। गोदी चैनल दंगाई मानसिकता तैयार करने की फैक्ट्री बन गए हैं। यह बात समझने में आप और कितने साल लगाएंगे और कब तक इन्हें देखेंगे? पिछले दिनों आगरा में गौ हत्या को लेकर अफवाह फैल गई। पुलिस ने जांच की तो संजय जाट का नाम सामने आया। पुलिस ने संजय जाट के अलावा एफआईआर में ब्रिजेश भदौरिया, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा, सानू का भी नाम जोड़ा है। इन पर आरोप है कि ये सभी मिलकर गौ हत्या की साजिश रच रहे थे। पिछले साल की एक घटना है, अयोध्या से भी इसी तरह की खबर आई। यूपी पुलिस ने 3 मस्जिदों और एक मजार में मांस फेंककर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में 7 लोगों को पकड़ा। इनके नाम थे महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे। ये सभी उसी शहर के रहने वाले हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में देखिए तो पता चलेगा कि अपनी राजनीति के लिए किनके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया की नफरत की फैक्ट्री में फंसकर किनके बच्चे जेल जा रहे हैं। इस साल 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस के सहायक इंस्पेक्टर शंभू दयाल की एक आरोपी ने चाकू से हत्या कर दी। आरोपी का नाम था अनीश राज, लेकिन गोदी मीडिया और आईटी सेल ने मोहम्मद अनीश बना दिया। 11 जनवरी को ऑल्ट न्यूज के कलीम अहमद इसका पर्दाफाश कर देते हैं कि आरोपी का नाम मोहम्मद अनीश नहीं है, अनीश राज है। बूम फैक्ट चेक की निवेदिता निरंजन कुमार ने भी इस पर रिपोर्ट कर दी। आज तक नवभारत से लेकर एनडीटीवी तक पर अनीश राज को मोहम्मद अनीश बना दिया गया था। 13 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने कहा कि बढ़ती नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है? क्या किसी एंकर को हटाया गया है? कभी नहीं हटा सकते हैं। क्या अरुण पुरी अपने एंकर को हटा सकते हैं? बुलंदशहर की घटना को लेकर लोग आज तक के मालिक अरुण पुरी को भी टैग कर रहे हैं ट्विटर पर और उनसे जवाब मांग रहे हैं। लेकिन अब गोदी मीडिया को आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे सहारा देने के लिए एक राजनीतिक समाज भी तो है, ताकि इन्हें कुछ प्रतिष्ठा भी मिलती रहे, मंत्री के साथ भोज करने का मौका भी मिलता रहे और कुर्सी भी मिलती रहे। टीवी के कंटेंट पर नजर रखने वाली न्यूज चैनलों की स्वायत्त संस्था द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA ने भी कई बार चैनलों पर जुर्माना लगाया है, लेकिन इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी 27 फरवरी को NBDSA ने न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित होने वाले एंकर अमन चोपड़ा के प्रोग्राम पर 25,000 और 50,000 का जुर्माना लगाया। अपने फैसले में NBDSA ने कहा कि चोपड़ा ने एक तरफा होने की सीमा पार कर दी, सांप्रदायिक विभाजन फैलाने के लिए बयान दिए, गुजरात की एक घटना को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया। जिस तरह से डिबेट किया गया वह निंदनीय था। यह लिखा है NBDSA ने अपने फैसले में और कहा कि चैनल अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने YouTube चैनल से दोनों कार्यक्रम के वीडियो हटाए। कई बार हो चुका है। अब इससे यही लगता है कि यह गलती से नहीं होता है, बल्कि जानबूझकर किया जाता है। गोदी मीडिया ने दर्शकों को भी अपने जैसा बना दिया है। दर्शक भी दिन रात इसी में लगे हैं। कहीं से मुस्लिम अपराधी की खबर खोज ला रहे हैं और धर्म से जोड़कर वायरल करने लग जा रहे हैं। झूठ और अफवाह पर इतना भरोसा हो गया है कि अपने धर्म पर गौरव करने के लिए इन्हें अच्छी बातें नहीं मिल रही हैं। इसके लिए भी भाई लोग किससे गढ़ रहे हैं? हिंदू अखबार तो अभी तक इसकी रिपोर्टिंग करने में लगा है कि सरकार ने सेंगोल को लेकर जो दावे किए हैं वो सही हैं या नहीं। 28 मई को संसद के उद्घाटन और उसके बाद अगले दिन तमाम हिंदी अखबारों में सेंगोल का महिमा मंडन हिंदू अतीत के गौरव गान के रूप में छापा गया। इसे लेकर सरकार ने जो फिल्म बनाई है, वेबसाइट बनाई है, उस पर जो जानकारियां हैं उसे लेकर साफ साफ तथ्य नहीं मिल रहे हैं कई जानकारियों के, मगर सरकार ने ढंग से जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। करोड़ों लोगों के सामने प्रधानमंत्री जिस सेंगोल को लेकर चल रहे हैं, क्या वह उनके झूठ बोलने के हौसले का प्रतीक बनता जाएगा? सरकारी फिल्म बनाने में अच्छा खासा पैसा लगा होगा। सोचिए, इतना पैसा खर्च कर ऐसी कहानी बुन दी गई जिसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सी बात कहां से आई। हिंदी अखबार भी छापने लग जाते हैं और चैनलों पर इसका किस्सा चलने लग गया। आम जनता आंखें फाड़कर देखने लग गई कि धर्म का उत्थान हो रहा है। यह सब भुला दिया गया है, अभी जाकर याद किया जा रहा है। क्या आपको वही अखबार या चैनल बता रहे हैं कि सरकारी फिल्म में किए गए कई दावे गलत हैं, उन्हें चुनौती दी जा रही है, कई बातें झूठी निकली हैं? क्या शानदार कहानी बुनते हैं ये लोग। माउंटबेटन ने नेहरू से कह दिया, नेहरू ने राजा गोपालाचारी से कह दिया, और फिल्म में कहानी इस तरह से बुनी जाने लगती है कि कैसे राजगोपालाचारी अध्ययन कर रहे हैं, राजा जी तमाम तरह की किताबों के बीच बैठे हुए हैं, खोज रहे हैं, तमिलनाडु किसी को भेजते हैं, वहां सेंगोल बनता है। दादा रे दादा, हवाई जहाज से सेंगोल दिल्ली लाया जाता है, इसका वीडियो में दिखाया जाता है। हिंदू अखबार ने तस्वीर तक दिखा दी कि ये लोग ट्रेन से दिल्ली गए थे। हिंदू की रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या भारत सरकार सेंगोल पर बनाई गई अपनी फिल्म को वापस लेगी? जो लोग इस फिल्म की तैयारी में लगे थे, क्या उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? हिंदू अखबार ने तो 26 मई के दिन ही इस कहानी के कई दावों को तथ्यों के साथ चुनौती दी थी। इस पर आपको हमारा पुराना वीडियो देखना चाहिए। फिर से हिंदू अखबार के C जयशंकर ने इस पर लंबी रिपोर्ट की है,
जिसे पढ़कर हैरानी होती है कि देश की संसद के लिए जो पवित्रता होनी चाहिए वो बरती नहीं गई। बताइए इस सेंगोल को लेकर कितना कर्मकांड रचा गया। प्रधानमंत्री कैमरों के सामने दंडवत हुए, बाकी सब लंबवत खड़े रह गए। इसकी पूजा कराई गई और सदन के भीतर स्थापित किया गया। 9 जून के हिंदू में तमिलनाडु के अधिनम मठ के 24वें प्रमुख ने कहा है कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू को देने से पहले सेंगोल माउंटबेटन को दिया गया। उन्हें दिया ही क्यों जाता, वो तो जाने वाले थे, वो दिन तो नेहरू का था, ये अधिनम मठ के प्रमुख ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात के प्रमाण नहीं है कि सेंगोल देकर ब्रिटेन के हाथ से सत्ता भारत को दी गई। अखबार ने लिखा है कि इस रिपोर्ट से साफ है कि सेंगोल नेहरू को तो दिया गया, इसकी तस्वीरें भी हैं, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में माउंटबेटन को दिया गया और फिर उसे गंगा जल से धोकर नेहरू को दिया गया, इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। इतने तथ्य आ चुके हैं, सरकार को अब तो कुछ कहना चाहिए। 26 मई को अधिनम के प्रतिनिधि ने हिंदू के सवाल के जवाब में कहा कि 1947 और 50 में मठ की स्मारिका प्रकाशित हुई, उसमें इसका जिक्र है। आज की रिपोर्ट में अधिनम के प्रमुख ने कहा है कि हमें वह स्मारिका नहीं मिल रही है, हम नहीं जानते कि स्मारिका कहाँ है। 75 साल हो गए, हम भी स्मारिका का पता ही लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री का फिर से पर्दाफाश हो गया। सेंगोल नेहरू को दिया गया, लेकिन माउंटबेटन राजा जी का किस्सा कहां से आ गया, कौन जवाब देगा? ऐसा क्यों होता है? एंटी मुस्लिम नफरत के लिए भी झूठ, हिंदू गौरव के लिए भी झूठ, इनके पास झूठ और अफवाह के अलावा कोई काम नहीं। जब भी मीडिया ऐसा करता है, इसका एक बड़ा मतलब यही है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में नहीं है, वरना वही दिखाते रहते। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का भाव गिरा है, इसके बाद भी अब पेट्रोल और डीजल के दाम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इन सब पर बात ना हो, इसलिए दिन रात एंटी मुस्लिम मुद्दों पर बात होती है, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर सकता कि विश्व बैंक का अगर ये आंकड़ा सही है, तब तो भारत के नौजवानों की बेकारी पर दिन रात बात करनी पड़ जाएगी, प्रोग्राम बनाने पड़ जाएंगे। 2018 में बेरोजगारी दर 26.4% थी, 2019 में 22.9%, 2020 में 30.9%, 2021 में 23.9%, 2022 में 23.2%। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इतनी भयंकर बेरोजगारी इस देश में है। क्वार्ट्स में लिखने वाली बिजनेस पत्रकार मीमांसा वर्मा का एक लेख है कि 2022 के साल में भारत में 15 से 24 साल के नौजवानों में 1/4 बेरोजगार हैं। रोजगार देने के मामले में बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया भारत से बेहतर स्थिति में है। पता है कि खाली बैठा नौजवान सरकार से सवाल ना पूछने लग जाए, इसलिए उसे कभी टीपू सुल्तान की बहस में उलझाओ, कभी औरंगजेब की बहस में। 9 साल इसी में कट गए। अपने विवेक का इस्तेमाल अब कर लीजिए, अपना भविष्य और अपने बच्चों को दंगाई बनाने से बचा लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।